Everyone and welcome to Wings A Quran. How are you all doing? So this is the last lecture for today. This is lecture number 6, sorry lecture number 5 on your tricks and आज हम करेंगे आपके पॉलिटी के ऊपर. ठीक है? So let's get started. Now the first thing is that how many keywords are there in preamble. ठीक है, सो इसको याद कैसे रखना है. बहुत बारी पेपर में पूछते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग आर द कीवर्ड्स इन द प्रियम्बल. ये बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है. ठीक है, सबसे पहले तो इसको याद रखने के लिए आप याद रखेंगे डॉक्टर सुशांत सिंह सैनी वॉज फॉन्ड ऑफ जलेबी. सो प्रियम्बल से कैसे याद रखेंगे आपको कि एक डॉक्टर सुशांत सिंह थे, क्योंकि प्रियम्बल जो है हमारा आइडेंटिटी कार्ड है, तो बहुत ही एक इंटेलिजेंट काम है, तो इसलिए आप डॉक्टर से याद रखें. सो इट इज़ डॉक्टर सुशांत सिंह सैनी वॉज फॉन्ड ऑफ जलेबी. ठीक है, डॉक्टर से DR से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, S से सुशांत का S से सोवरेन, सिंह से सोशल या सोशलिस्ट, S से सेक्युलर, J से जस्टिस, L से लिबर्टी, E से इक्वालिटी, B से ब्रदरहुड. हाउएवर ब्रदरहुड एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, उसकी जगह फ्रेटर्निटी मेंशनड है, लेकिन फ्रेटर्निटी का मतलब ब्रदरहुड ही होता है. एंड I से आपका आ गया इंटीग्रिटी. ठीक है, सो दीज आर योर की वर्ड्स जो आपके मेंशन है प्रियम्बल में. ठीक है, नाउ फ्यू मोर पॉइंट्स अबाउट प्रियम्बल वो भी देख लेते हैं. जैसे कि प्रियम्बल को क्या कहा गया है, इट इज कॉल्ड एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय NA पालकीवाला. ठीक है, नाउ जब ये प्रियम्बल बना था तो एक्चुअली इट वाज बेसिकली डिराइव्ड, या फिर ये कहाँ से आया है. सो इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. एक क्वेश्चन आपको ये पूछ सकते हैं. दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछ सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो किसने ड्राफ्ट किया था या किसके द्वारा पास किया गया था. पास नहीं कह सकते, पर इसको ड्राफ्ट कह सकते हैं, या पुट फॉरवर्ड किया गया था. सो इट वॉज पुट फॉरवर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू. इट इज़ अ वेरी पेट क्वेश्चन, बहुत बारी पूछा जाता है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है आपका कौन से दिन को ये जो है पुट फॉरवर्ड किया गया था, तो 13 दिसंबर को ये पुट फॉरवर्ड किया गया था. नाउ अनदर पॉइंट, अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, तो उसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी आपके 9 दिसंबर 1946. ठीक है, अनदर क्वेश्चन जो आपको पूछ सकते हैं वो ये है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उस टाइम पे हु बिकेम द टेम्पररी प्रेसिडेंट. दो क्वेश्चन है, एक है आपका टेम्पररी प्रेसिडेंट वाला और एक है आपका परमानेंट प्रेसिडेंट वाला. सो टेम्पररी प्रेसिडेंट बने थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. ठीक है, वाई, क्योंकि ये सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन थे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि हु बिकेम द परमानेंट और द प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली. अगर आपको सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली दिया जाएगा तो आपको फिर मार्क करना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ठीक है, और आपको पूछा जाएगा टेम्पररी प्रेसिडेंट अगर लिखा होगा तब आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को मार्क करना है. ठीक है, सो डॉक्टर सच्चिदानंद से भी आप डॉक्टर सुशांत सिंह सैनी को भी याद रख सकते हैं. ठीक है, नाउ हाउ मच टाइम डिड इट टेक for the constituent assembly to form the constitution. So it took them 2 years 11 months and 18 days. So 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हैं उनको ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए. ठीक है, नाउ गेटिंग बैक टू प्रियम्बल, याद रखिएगा SSI. ठीक है, SSI दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, वो ऐड हुआ है आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ऑफ 1976. वेरी इंपॉर्टेंट, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ना आपका, उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमने फंडामेंटल ड्यूटीज भी जो है वो जो है हमने ली थी. ठीक है, नाउ
कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था? दो क्वेश्चन है इसमें, एक क्वेश्चन आता है अडॉप्ट का और दूसरा क्वेश्चन आता है आपके एनफोर्स का। अडॉप्ट किया गया था ये 26 नवंबर, तभी इस दिन को हम क्या बनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बनाते हैं, 1949। आपको ईयर भी याद रखना है। और एनफोर्स हुआ था ये 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी क्यों? क्योंकि अगर आपको याद होगा 1929 के सेशन में हमने कहा था कि दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट डे ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ऑल राइट। नाउ आपको पूछ सकते हैं, इज प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो यस, प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कब हुआ था? याद रखिएगा, केशव नंदा भारती केस, उसमें कहा गया था कि यस, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए कोई भी अगर अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये जो कीवर्ड्स हैं, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात है ये भी कहाँ की गई है? तो ये भी आपके केशव नंदा भारती केस में ही कहा गया था कि यू कैन नॉट, आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको खराब नहीं कर सकते, आप अमेंडमेंट ला सकते हैं बट यू कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, तो ये हो गया डॉक्टर सुशांत सिंह सैनी वॉज फॉन्ड ऑफ जलेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज सिटीजनशिप। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सिटीजनशिप की बात किया जाए, सो इंडिया हैज सिंगल सिटीजनशिप। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप हिंदुस्तान के भी निवासी हैं और किसी और कंट्री के भी निवासी हैं, ऐसा नहीं हो सकता। सिंगल सिटीजनशिप यहाँ पर लागू होती है। नाउ बिफोर गेटिंग ऑन टू जो हमने निमोनिक बनाया है या ट्रिक बनाई है, उस पे जाने से पहले पहला तो सिंगल सिटीजनशिप याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल, कि कौन से लेके कौन सा आर्टिकल टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप। सो इट इज आर्टिकल 5th टू आर्टिकल 11, इट टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप। ठीक है, सो 5th से लेके 11th आर्टिकल जो है वो सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। कौन से पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है? तो ये पार्ट सेकेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। कितने पार्ट्स हैं? तो आपके जी 25 पार्ट्स हैं। ऑल राइट, चलो अब हम देखते हैं इधर। नाउ सिटीजनशिप के ऊपर जो पेट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक तो आपका आर्टिकल पार्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें दो क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन आता है आपका कि आप किस तरीके सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं और किस तरीके से आपका सिटीजनशिप जो है वो टेक अवे हो सकता है। ठीक है, कहाँ किस तरीके से आप उसको पा सकते हैं और किस तरीके से आप उसको खो सकते हैं। पहले हम बात करेंगे पाने की। देखो, कोई भी चीज़ अगर हम खरीदने जाते हैं, कोई भी चीज़ हमको चाहिए, सो वी ऑलवेज लुक फॉर अ गुड ब्रांड, कि भैया अगर कोई अच्छी ब्रांड की चीज़ होगी तो हम उसको पाने की कोशिश करते हैं। सो सिमिलरली जब भी हम बात करेंगे आपके 4 तरीकों से, देर आर 4 वेज जहाँ से आप जो है सिटीजनशिप को, इंडियन सिटीजनशिप को रादर एक्वायर कर सकते हैं। कैसे करेंगे जी? ब्रांड के साथ। सो इट स्टैंड्स फॉर बी फॉर बर्थ, अगर आप यहाँ पैदा हुए, आर फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्टर करते हैं आपके, एन फॉर नेचुरलाइजेशन, अगर आप कुछ लंबे समय तक यहाँ पर रह रहे हैं तो उसके बाद भी आप इसको नेचुरली आप एक्वायर कर लेते हैं। एंड डी इज डिसेंट, कि अगर आपके डिसेंडेंट्स जो है वो यहाँ पर रहते थे। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्वायर द सिटीजनशिप। हाउएवर जितना सरल तरीके से मैंने आपको बताया है नेचुरलाइजेशन और डिसेंट रजिस्ट्रेशन, इट इज़ नॉट दैट ईजी, बट ट्रिक के लिए आप इतना ही याद रखें कि दीज आर द 4 वेज जिन तरीकों से आप सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आप किस तरीके से इसको खो सकते हैं, मतलब लूज कर सकते हैं। सो आप उसको कर सकते हैं TDR के साथ। T फॉर टर्मिनेशन, आप टर्मिनेट कर देते हैं। D फॉर डेप्रीवेशन एंड R फॉर रेनुसिएशन, कि अगर आप अपना सिटीजनशिप जो है वो गिव अवे करते हैं और किसी और कंट्री का सिटीजनशिप जो है एक्वायर कर लेते हैं। सो दीज आर द 3 वेज जहाँ से आप इसको लूज कर सकते हैं, एंड देयर आर 4 वेज जहाँ से आप इसको एक्वायर कर सकते हैं। ऑल राइट, चलो लेट्स मूव ahead. Next up we have are what all provisions of the Indian Constitution are being borrowed from the Government of India Act 1935. So Government of India Act बहुत important है, अगर आप हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों तरीकों से Government of India Act is very important. It was the lengthiest act which was being passed by the British सरकार और the government. Now this Government of India Act से आप याद रखो ये बहुत लेंथी था। इतने ह्यूज डेटा को स्टोर करने के लिए आपको कंप्यूटर चाहिए। ठीक है, सरल आराम से डेटा को स्टोर करने के लिए। सो इससे आप याद रखेंगे एक
कंप्यूटर की ही भाषा, दैट इज JPEG फॉर्मेट. सो अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा, आपके पेपर में भी आना है. सो JPEG फॉर्मेट, दैट इज हाउ यू गोइंग टू रिमेंबर योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की उसमें से कौन कौन सी चीज़ें हमने आज के टाइम पे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं. ठीक है. सो J stands for judiciary, P stands for Public Service Commission, E stands for Emergency Provisions, G stands for the Office of the Governor, and F stands for the Federal Structure. So these are the 5 things जो हमने borrow किया है आपके Government of India Act 1935. However, there is another one, that is the administrative details. But मत याद रखो, इतना important नहीं है. But इतना याद रखो कि जो आपका federal structure है, emergency provisions है, governor का office है, they are all borrowed from the Government of India Act 1935. कैसे याद रखना है? Government of India Act was the lengthiest and the बहुत बड़ा एक आपका एक्ट था, सबसे बड़ा एक्ट था which was being passed by the British government. So इतना डेटा को स्टोर करना है आपको कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर की भाषा से आप याद रखेंगे JPEG फॉर्मेट. ठीक है. ऑल राइट. Next up we have are the schedules of the Indian Constitution. Now जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के तैयार हुआ होगा, उसी टाइम पे शेड्यूल सामने आए होंगे ना हमारे, राइट. अब देखो, जब ये इतना 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे बनाने को, तो जब बन गया होगा तो क्या होगा, जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनके आंखों से आंसू आ गए कि हमने इतना डिफ़िकल्ट काम जो है वो फाइनली कंप्लीट कर लिया है. सो इसको याद रखेंगे एज टीयर्स ऑफ ओल्ड प्राइम मिनिस्टर कि हमारा जब शेड्यूल्स बने तो शेड्यूल्स में क्या हो गया, जब तैयार हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, सो द प्राइम मिनिस्टर गॉट टीयर्स इन हिज आईज. सो टीयर्स ऑफ ओल्ड प्राइम मिनिस्टर से आप याद रखेंगे शेड्यूल. ये जो शेड्यूल्स मेंशन्ड है ना, ये सब आपके सीक्वेंस में ही हैं. कितने शेड्यूल हैं आपके? 12 शेड्यूल हैं. और पार्ट कितने हैं? 25 पार्ट हैं. ठीक है. और जो आर्टिकल्स हैं दे कीप ऑन चेंजिंग. आप जितने अभी आर्टिकल्स हैं, यू कैन सिंपली गूगल देम एंड फाइंड इट आउट. बट आर्टिकल्स जो है दे कीप ऑन चेंजिंग ऑल्सो, राइट, बिकॉज टर्मिनेट कुछ कुछ आ रहे हैं, कुछ कुछ जा रहे हैं, सो चेंज होता रहता है, राइट. ऑल राइट. सो इसको देखेंगे क्या क्या है. टीयर्स ऑफ आपके ओल्ड प्राइम मिनिस्टर. इट स्टैंड्स फॉर T फॉर टेरिटरी, E फॉर emoluments और allowances. ठीक है. A stands for affirmations और oath, कसमें. देखो, ओथ होता है कसम खाना, लाइक में गीता पे हाथ रख के कसम, दैट इज कसम खाना, ओथ. एफर्मेशंस का मतलब हो गया देर आर पीपल हु माइट नॉट बिलीव इन गॉड, तो वो जो कसम या वो जो प्लेज लेते हैं दैट इज कॉल्ड एज एफर्मेशंस. ठीक है. R इज फॉर राज्यसभा. ठीक है. S इज फॉर द शेड्यूल एरियाज. राज्यसभा कहने का मतलब ये हो गया आपका कि जो सीट्स हैं, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज, वो है आपका शेड्यूल. अच्छा, पहले इसको ना शेड्यूल मार्क कर लेते हैं. ठीक है. ये आ गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आ गया फोर्थ, ये आ गया फिफ्थ, ये आ गया सिक्स्थ, ये आ गया सेवन्थ, ये आ गया एट्थ, ये आ गया नाइन्थ, ये आ गया आपका 10th, ये आ गया 11th और ये आ गया आपका 12th. ठीक है. सो फर्स्ट आ गया आपका टेरिटरी, सेकंड आ गया आपका इमोन्यूमेंट्स या फिर आपका अलाउंसेस, थर्ड आ गया आपका एफर्मेशंस और द ओथ, चौथा आ गया आपका द सीट्स ऑफ द राज्यसभा, फिफ्थ आ गया आपका शेड्यूल एरियाज एंड द शेड्यूल ट्राइब्स, उनको जो उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन और उनका कंट्रोल के प्रोविजंस जो है वो आपके किस में मेंशन्ड है, आपके 5वें शेड्यूल में मेंशन्ड है. छठे में आते हैं आपके अदर शेड्यूल एरियाज, मतलब वो शेड्यूल एरियाज जो 5वें वाले में कवर नहीं है, वो इस वाले में कवर होते हैं. इनके जो है ना ये 6th शेड्यूल वाले कौन कौन सी स्टेट्स हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं. मैं आपको बताऊंगी कैसे याद रखना है. ठीक है. पहले इतना कंप्लीट करते हैं. फिर आपका आता है आपका फेडरल प्रोविजंस. ये किस में आ गया आपका? ये आ गया आपका 7th शेड्यूल में आ गया आपका फेडरल प्रोविजंस. फेडरल प्रोविजंस कहने का मतलब ये है दैट डिवीजन ऑफ पावर. डिवीजन ऑफ पावर कैसे पावर डिवाइडेड है? आपके 3 लिस्ट्स में डिवाइडेड है. यूनियन लिस्ट,
स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जिसमें सेंटर अपने लॉज बनाती है, तभी ये जो फार्मर लॉज थे वो भी इसी चक्रों में इतनी ज़्यादा न्यूज़ में एक तरीके से फार्मर्स की अपनी प्रॉब्लम्स भी थी, बट स्टेट्स भी जो अपोज कर रही थी वो इसलिए कही थी क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर को ख़राब कर रहा था। ठीक है, वो अलग टॉपिक है, वो कभी और डिस्कस करेंगे। स्टेट लिस्ट जिसमें आपका स्टेट जो है लॉज बनाता है, एंड द कंकरेंट लिस्ट जिसमें स्टेट एंड द सेंटर बोथ जो है वो लॉज बना सकते हैं। हाउएवर अगर सेंटर और स्टेट दोनों कोई बात कह रहे हैं तो किसकी बात ज़्यादा दमदार होगी, या हु इज़ गोइंग टू प्रिवेल? सो सेंटर इज गोइंग टू प्रिवेल ओवर योर स्टेट ऑब्वियसली। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव इज 8th schedule, that is your official languages. How many official languages are there? So 22 official languages are there. देखो हमारी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो हमने ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। और इसी से हम कह सकते हैं कि इंडिया इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हमने किसी भी एक लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया है। हाउएवर पार्लियामेंट में भी हम जो है इंग्लिश या हिंदी का मोस्टली यूज़ करते हैं, बट वहाँ पर भी आप जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उससे इजाज़त लेके, जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है राज्यसभा या लोकसभा के, वो स्पीकर या योर चेयरमैन, उनसे इजाज़त लेके अपनी नेटिव भाषा में भी बात कर सकते हैं। बट हिंदी एंड इंग्लिश आर बीन यूज्ड फॉर योर ऑफिशियल वर्क्स, इंग्लिश मोस्टली। एंड कितनी लैंग्वेजेस है ऑफिशियल? दे आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। नेक्स्ट अप वी हैव इज द 9th शेड्यूल, दैट इज योर लैंड रिफॉर्म्स। पॉइंट टू रिमेंबर इज, ये जो 9th शेड्यूल था ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस हुआ था? तो याद रखिएगा ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 से आपका 9th शेड्यूल जो है वो ऐड हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट। Next up we have is the 10th schedule, that is the anti defection law. याद रखिएगा ये ऐड हुआ है आपका 52 अमेंडमेंट एक्ट से 1985। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव इज द 11th शेड्यूल, दैट इज द पंचायती राज। इनको कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया गया था। पॉइंट्स टू रिमेंबर इस कि कौन से एक्ट से आया है? तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से आया है। कितने मैटर्स के साथ ये डील करता है? तो 29 मैटर्स के साथ डील करता है। और वहीं पे अगर हम लास्ट शेड्यूल की बात करें, दैट इज द 12th शेड्यूल, इट हैज़ म्यूनिसिपैलिटीज़ इन इट। तो म्यूनिसिपैलिटीज़ ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आई है? पंचायती राज 73rd से आया है और म्यूनिसिपैलिटी 74th से आई है। कौन सा ईयर है जी? 1992 का ही ईयर है, राइट। कितने मैटर्स आते हैं म्यूनिसिपैलिटी में? तो 18 मैटर्स जो है वो डील करते हैं आपके म्यूनिसिपैलिटी के साथ। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट आता है आपका 6th शेड्यूल। जैसे मैंने आपको बताया था ये अदर शेड्यूल एरियाज, ऑल दो शेड्यूल एरियाज विच आर नॉट बीन एडेड इन द 5th शेड्यूल, उनको 6ठे शेड्यूल में ऐड किया गया है। नाउ यहाँ पे दिया हुआ है मेघ अस्त्राराम का। ठीक है, नाउ दिस इज इफ़ यू वांट टू रिमेंबर इट लाइक दिस आप कर सकते हैं, बट मैंने जिस तरीके से किया मैं आपको वो बताऊंगी। देखो, शेड्यूल एरिया है, इनको अलग से रखा है। सो हमको लगेगा कि पता नहीं क्या चीज़ है इन एरियाज़ में जो इनको अलग शेड्यूल में रखा हुआ है। तो हम बोलते हैं जी मेक माई ट्रिप। क्या बोलते हैं? मेक माई ट्रिप टू असम। So make my trip to Assam, it stands for the 6th schedule states. What are the 6 schedule states? Number 1, M stands for Meghalaya. Assam से Assam of course. Make my trip था, so M से मेघालय, M से मिजोरम, T से त्रिपुरा, and कहाँ जाना है हमको? असम में जाना है। So these are the states in the 6th schedule. ठीक है जी, let's move ahead. Next up we have are the parts of the constitution. कौन कौन से parts हैं? ठीक है, so it stands for you can fly directly from United States using paramilitary special rocket. कैसे याद रखेंगे इसको? Number 1 is Union and its territories, 1. सेकेंड पार्ट में आता है आपका सिटीजनशिप, थर्ड पार्ट में आता है आपका फंडामेंटल राइट्स, DPSPs आते हैं आपके पार्ट 4 में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 4A,
51A के साथ ये डील करते हैं, आर्टिकल 51A के साथ डील करते हैं। और ये कौन से अमेंडमेंट से आए थे? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से ही आए थे, याद रखिएगा। इसीलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। फिफ्थ स्टैंड्स फॉर यूनियन। नाउ देखो, यूनियन और स्टेट का ना बड़ा ज़बरदस्त है। अगर कोई भी यूनियन की चीज़ होगी, चाहे प्रेसिडेंट की बात हो रही है, चाहे पार्लियामेंट की बात हो रही है, चाहे प्राइम मिनिस्टर की बात होएगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात होगी, चाहे कैग की बात होगी, जो भी सेंटर के साथ रिलेटेड है ना, याद रखिएगा वो आपके पार्ट 5 में ही आते हैं। ठीक है। पार्ट 6 में आपके स्टेट, बिल्कुल उल्टा, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट, आपका जितने भी स्टेट के साथ डील करते हैं वो सब के सब आपके पार्ट 6 में आ जाएंगे। 8, दैट इज यूनियन टेरिटरीज। पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट पंचायत्स। पार्ट 9A टॉक्स अबाउट म्यूनिसिपैलिटीज, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड एरियाज, पार्ट 10, और रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, दैट इज पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट अप इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर रिट। रिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रिट की बात करें तो इसको याद रखिएगा, CPM हेडक्वार्टर्स। कैसे याद रखेंगे? CPM हेडक्वार्टर्स। सबसे पहले तो रिट जो है वो 2 जगह हो सकती है, आपके सुप्रीम कोर्ट में या तो हाई कोर्ट में। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट में जब आप रिट फाइल करते हैं तो आप करते हैं आर्टिकल 32 के अंदर, तभी इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। सो आर्टिकल 32 इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट इज सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट की बात करें, इट इज 226 आर्टिकल विच डील्स विद द रिट ऑफ द हाई कोर्ट। नाउ क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इज, पहला तो मैंने आपको बता दिया सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कभी भी आपके फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं, अगर आपको आपका आर्टिकल 17 दैट इज अनटचेबिलिटी, कोई भी आपके साथ अनटचेबल तरीके से बिहेव करता है, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, या फिर अगर आपका राइट टू प्रिवेसी को वायलेट करता है, या फिर आपका इक्वालिटी को वायलेट करता है, फ्रीडम को वायलेट करता है, यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। आपको कोई भी लोअर कोर्ट से हाई सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कब जा सकते हैं? जब आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट होते हैं। कौन सा आर्टिकल कहता है? ये आपका आर्टिकल 32 ये आपको राइट देता है। देखो, तभी ना इसको आर्टिकल 32 में डाला है। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स पता है तो वो आर्टिकल 12 से लेके आपके 35 आर्टिकल जो है वो आपकी फंडामेंटल राइट से डील करते हैं। तो फंडामेंटल राइट में इसीलिए इस आर्टिकल को डाला है ताकि दिस ऑल्सो बिकम्स योर राइट, कि ये भी आपका राइट है, नो बडी कैन टेक दैट अवे फ्रॉम यू। ठीक है। सो दिस इज सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में भी आप रिट फाइल करने जा सकते हैं। हाउएवर यहाँ पे सिर्फ फंडामेंटल राइट्स तक ये सीमित था, यहाँ पे ये फंडामेंटल राइट्स तक सीमित नहीं है, इसको वाइडर जो है इसके पास राइट्स हैं। इसीलिए अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि इन केस ऑफ रिट, कि रिट लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसके पास वाइडर राइट्स हैं, सो दैट इज योर दैट इज योर हाई कोर्ट। क्योंकि हाई कोर्ट में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स नहीं आप लगा के ऊपर रिट लगा सकते, आप बाकी चीज़ों के ऊपर भी रिट जो है वो फाइल कर सकते हो। जबकि सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्टली सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए जा सकते, वरना यू हैव टू गो फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स टू द हायर कोर्ट्स। ठीक है। कैसे याद रखेंगे इसको? CPM हेडक्वार्टर्स, C stands for certiorari, P stands for prohibition, M stands for mandamus, B stands for habeas corpus and Q stands for quo warranto। ठीक है। नाउ certiorari की बात करें तो इसका जो कीवर्ड है दैट इज टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड या फिर इन्फॉर्म्ड, राइट। ठीक है। टू बी सर्टिफाइड और इन्फॉर्म्ड, सो सर्टियरी से आप सर्टिफाइड याद रखिएगा। नेक्स्ट अप वी हैव दैट इज योर प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मीन्स टू फॉरबिड, प्रोहिबिट करना, फॉरबिड करना। ठीक है। मैंडामस स्टैंड्स फॉर, M फॉर मैंडामस, इसको उल्टा कर दीजिए, V कमांड। ठीक है। हैबियस कॉर्पस, व्हाट इज इट? टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ।
वही जब आपको वारंट दिखा के पूछते हैं कि आपके पास सर्च वारंट है, दैट इज़ व्हाट हैबियस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी ऑफ कि इफ़ यू वांट, अगर आप मेरे घर पे सर्च कर रहे हैं, अगर आप मुझे थाने लेके जा रहे हैं तो मुझे सर्च वारंट या फिर वारंट दिखाइए मुझे, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव इज क्यू वारंटो, दैट स्टैंड्स फॉर बाय व्हाट अथॉरिटी, कि अगर आप याद रखिएगा ये जो क्यू वारंटो है ना, इट ओनली इज ओनली फॉर पब्लिक, नॉट फॉर प्राइवेट। प्राइवेट में आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, पब्लिक ऑफिशियल का क्वेश्चन कर सकते हो कि भैया आप यहाँ बैठे कैसे हैं, आपकी क्या मतलब, जैसे कि देखो ना अभी हम पेपर दे रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो हमारा भी रिपोर्ट कार्ड आएगा और फिर हम सर्टिफाइड होंगे कि हम बैठ सकते हैं, हम जो है हमने पेपर क्वालिफाई करके जो है हम ये पब्लिक पोस्ट पर बैठे हैं, सो दैट इज क्यू वारंटो, ठीक है। नाउ प्रोहिबिशन और जो सर्शरी है, ये याद रखिएगा, ये दोनों के दोनों आपकी जुडिशरी के साथ डील करते हैं, ठीक है। बाकी अलग चीजें हैं, अगर आपको जुडिशरी के साथ पूछा जाए दैट इज सर्शरी एंड प्रोहिबिशन, राइट। चलो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट अप वी हैव इज आर्टिकल्स 371 से लेके आर्टिकल 371J। हाउएवर इसका क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, बट इसका ट्रिक बना है तो हम कर लेते हैं। सो कैसे याद रखना है, महात्मा गांधी का नाम आ गया सिक्कों, मुद्राओं और गवर्नमेंट के डॉक्स पर, डॉक्स मतलब डॉक्यूमेंट्स पर, ठीक है। MG स्टैंड्स फॉर महाराष्ट्र एंड गुजरात, N स्टैंड्स फॉर नागालैंड, A stands for Assam, M stands for Manipur, A stands for Andhra Pradesh, S stands for Sikkim, M stands for Mizoram, A stands for Arunachal Pradesh, G stands for Goa and K stands for Karnataka। और पहले हमारे पास 370 आर्टिकल था, बट ऑफ कोर्स आज के टाइम पे हमारे पास 370 का आर्टिकल जो है तो स्पेशल स्टेटस है, दैट इज बीन टेकन अवे। Next up we have are the committees on civil services. First of all the question is कि father of civil services in India कौन है? Father of civil services in India. So याद रखिएगा it is Charles, कौन है जी? Charles Cornwallis. So Charles Cornwallis is known as the father of civil services in India, right? कैसे याद रखना है इसको? बहाना, जब बच्चे बेचारे मेहनत इतनी करते हैं और लेकिन फिर भी पेपर पास नहीं होता तो कुछ ना कुछ बहाने बन जाते हैं कि शायद किस्मत अच्छी नहीं थी, शायद अच्छा एग्जामिनर नहीं मिला जिसने चेक किया, शायद इंटरव्यूइंग ऑफिसर को पसंद नहीं आया, क्या पता क्या हुआ। सो अब क्या है, वो सिर्फ बहाने हैं। सो सिविल सर्विसेज जब पास नहीं होता तो हम क्या लगाते हैं जी? बहाना लगाते हैं। सो दैट इज बासवान, ये सब कमिटीज़ के नाम हैं। A stands for ARC रिपोर्ट नंबर 1, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन रिपोर्ट 1। H इज होटा कमीशन, A stands for YK अलग कमीशन या फिर अलग से याद रखिए, N stands for नाथ कमीशन एंड A stands for एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन रिपोर्ट नंबर 2। ठीक है जी। Now important and it is going to be our last, yes this is going to be our last. Now the order of committees on पंचायती राज, very important question कि देखो पंचायती राज आपका explicitly भी मेंशन किया हुआ है इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। So that is order of committees on पंचायती राज, कैसे याद रखना है इसको? पंचायती राज, पंचायत। सो बैग ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल, क्या रखना है आपको याद? बैग ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल। बैग इसीलिए याद रखो कि पंचायती राज है, पंचायत्स हैं, रूरल एरियाज़ हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कंप्यूटर डेटा तो होगा नहीं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था। सो इन्होंने एक बैग रखा है और वो बैग किसका है? एक बड़े ऑफिशियल का है। बड़ा ऑफिशियल है आपका लेफ्टिनेंट जनरल या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कर सकते हो, जैसा आपका दिल चाहे। सो दैट इज बैग ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल। B stands for बलवंत राव लिखा है, ये राय है, बलवंत राय कमिटी नंबर 1। A stands for अशोक मेहता कमिटी, G stands for GVK राव कमिटी, L for लेफ्टिनेंट stands for LM सिंघवी कमिटी। इसके बाद आपका ये जो आपका लेफ्टिनेंट LT होता है ना, लेफ्टिनेंट जनरल ऐसे लिखा जाता है। सो दिस T stands for
थुंगॉन कमेटी एंड डी स्टैंड्स फॉर गडगिल कमेटी। याद रखो ये जो नाम है ना, ये सीक्वेंस में नाम दिए गए हैं, तो आप इसको ऐसे ही याद रखना। आपको हर तरीके से, चाहे आपको क्वेश्चन कमेटी के ऊपर आए, चाहे अगर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आए, सो आप इससे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। फ्यू मोर पॉइंट्स अबाउट द पंचायती राज, दैट इज हु वाज विच वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने इस्टेब्लिश किया था आपका पंचायती राज को। तो याद रखिएगा इट वाज राजस्थान। ठीक है, सो इट वाज राजस्थान एंड इट वाज बीन फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश। ठीक है जी। Another point which you can remember is कि कौन से पार्ट में आता है, अभी बताया पार्ट 9 में आता है पंचायती राज, और म्यूनिसिपैलिटीज पार्ट 9A में आती हैं। सो पार्ट 9 में आता है आपका पंचायती राज। कौन कौन से आर्टिकल कहाँ कहाँ से डील करते हैं, दैट इज आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243O तक डील करते हैं आपके पंचायती राज के साथ। कौन से शेड्यूल में है, तो शेड्यूल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पंचायती राज के बारे में बात करता है। कौन सी अमेंडमेंट से आया था, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से आया था। और फाइनली कितने मैटर्स हैं, तो मैटर्स हैं आपके 29 मैटर्स हैं, जिसमें आपका एग्रीकल्चर, आपका वाटर रिसोर्सेज, आपका कोई भी एजुकेशन के साथ रिलेटेड बहुत 29 मैटर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो 29 मैटर्स के साथ डील करते हैं। और आपका म्यूनिसिपैलिटी में कितने हैं, आपके 18 मैटर्स आते हैं। ठीक है, सो दीज वर फ्यू ऑफ द ट्रिक्स जो मैंने आपके साथ आज शेयर की है फॉर योर पॉलिटी। आई होप दीज ट्रिक्स आर हेल्पफुल टू यू। सो गाइज, परसों आपका पेपर है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। डू वेल, डू नॉट पैनिक, आराम से पेपर देना। यू ऑल हैव वर्कड वेरी हार्ड। मतलब आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो मतलब जिनको मैं जानती हूँ, जो मुझसे बात वगैरह करते हैं और जो जिनको मैंने पढ़ाया है, आई हैव सीन देम, मतलब ऑफलाइन मोड में पढ़ाया है। पीपल स्टूडेंट्स हैव वर्कड वेरी हार्ड एंड आई प्रे कि आप सबकी मेहनत जो है वो रंग लाए। सो जस्ट बिल्कुल फ्री माइंड के साथ जाना, बिल्कुल प्रेशर अपने ऊपर मत लेना। जितना पढ़ना था you've डन इट, जस्ट रिवाइज करो और कोई भी टेंशन मत लो। कुछ भी नई चीज़ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कोई नया टॉपिक पढ़ें या कोई नई सब्जेक्ट की चीज़ पढ़ें। जितना आपने पढ़ा है मेक श्योर कि उसमें से अगर क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड या सो गाइज, आराम से पेपर देना एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप दैट दीज ट्रिक्स आर extremely helpful to you. Thank you guys and have a nice day.